हूँ आपका दोस्त नीरज सक्सेना। आज मैं आपको आचार्य पंडित के बारे में कुछ रहस्यमयी तथ्य बताने जा रहा हूँ। आचार्य एक आचार्य ने बालक की छिपी संभावनाओं को पहचान लिया था। ऐसा आत्मविश्वास और प्रबल शक्ति ही व्यक्तित्व की ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। ऐसे में यदि चंद संवेदना का पुट मिल जाए तो व्यक्ति इतिहास पुरुष ही बनता है। और ऐसा ही हुआ। लगभग 2000 पूर्व भारत के इतिहास को जिस बालक ने एक स्वर्णिम मोड़ दिया था, वही बालक खड़ा होकर चाणक्य बना। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। उसकी कूटनीतिक विचक्षणता की वजह से लोग उसे कौटिल्य भी कहते थे। यह घटना तब की है जब विश्व के मानचित्र पर कुछ देशों को नहीं पता था, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति पूर्ण यौवन पर थी। धर्म, दर्शन और अध्यात्म ही नहीं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर शिक्षा लेने के लिए भी विदेशों से विद्यार्थी भारत की भूमि पर आया करते थे। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। भारत की सीमाओं पर उस समय अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, म्यांमार तक तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। उस समय भारत की सोने की चिड़िया थी। विदेशी आक्रांताओं को भारत की समृद्धि खटक रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे हिंदुस्तान के रणबांकुरों का सामना कर सकें। अंततः उन्होंने दान और भेद की नीति का सहारा लेकर मगध के शासक धननंद पर की कमियों को पहचान लिया और उसके पास जाकर पांसा कस लिया। वर्तमान के पटना तथा तत्कालीन पाटलिपुत्र के आसपास फैला पूर्व उत्तर की सीमाओं से छूता हुआ एक विशाल और शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था मगध। मगध के सिंहासन पर आसीन धर्मनंद सुरा सुंदरी में इतना डूब चुका था, उसे राजकार्यों को देखने की फुर्सत तक नहीं थी। वह अपनी मौज मस्ती के लिए प्रजा पर अत्याचार करता था और जो भी आवाज़ उठाता उसे कुचल दिया जाता था। चाणक्य को भी जनहित के लिए उठाई गई आवाज़ की सजा मिली थी। उस महान आचार्य को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक एक करके हुई हृदय विदारक घटनाओं पुत्र चाणक्य के हृदय में फांस की तरह धसी हुई थी। एक दिन जब राज्यसभा में समूचे आर्यवर्त की स्थिति का विवेचन करते हुए चाणक्य ने मगध राज धननंद को उनका कर्तव्य याद दिलाया तो वह झुंझला उठा। उसने चाणक्य से दरबार में धक्के मारकर फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों ने चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से निकालने की कोशिश के बीच चाणक्य की शिखा खुल गई। यह चाणक्य ही नहीं, देश की आवाज़ का भी अपमान था, लेकिन जो राजा के सामने अंधकार में विलीन होते अपने भविष्य को बचाने की गुहार कर रही थी। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली, अब यह शिखा तभी बंधेगी जब नंद वंश का समूल नाश हो जाएगा। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त में छिपी संभावनाओं को चाणक्य ने एक एक करके तराशा। सोचे हुए कार्य को मूर्त रूप देना चाणक्य के लिए आसान नहीं था। मकदूनिया से छोटे से प्रदेश से सिकंदर नामक आंधी की गर्द भारत की सीमाओं पर छाने लगी थी। कंधार के राजकुमार आम्भी ने चंद्रगुप्त सिकंदर से गुप्त संधि कर ली थी। पर्वतेश्वर पोरस ने सिकंदर की सेनाओं को डटकर सामना किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति में फंसा पलट दिया। सिकंदर की ओर से बाण वर्षा से घबराई हुई पौरस की जुझारू गज सेना ने अपनी सेना को रौंदना शुरू कर दिया। पौरस की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। सिकंदर द्वारा यह पूछने पर उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, पौरस ने निर्भीक होकर कहा था कि जैसा राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पौरस को वीरता से प्रसन्न होकर छोड़ दिया। इस पराजय के बाद आचार्य चाणक्य के देखरेख में चंद्रगुप्त अपनी सेना को संगठित करने
उसे तैयार करने और युद्ध की रणनीति बनाने की पूरी तरह से लग गया। भारी भरकम शस्त्राणों और कवचों आदि की जगह हल्के परंतु मजबूत हथियारों ने ली। शारीरिक शक्ति के साथ बुद्धि चातुर्य का भी प्रयोग किया गया। चाणक्य की कूटनीति ने इस स्थिति में अमोघ ब्रह्मास्त्र का काम किया। कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। नंद वंश का नाश हुआ। चंद्रगुप्त ने मगध की बागडोर संभाली। सिकंदर ने सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेन का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ। धर्मनंद का प्रधान अहमत राक्षस चंद्रगुप्त का महामात बना। एक बार फिर से भारत के बिखरते बच गया। सिकंदर नाम की आंधी शांत होकर वापस अपने देश चली गई। भारत की गर्मा विश्व के सामने फिर से निखर कर सामने आई और चाणक्य उसे निर्जन एकांत राजनीति के पूर्व ग्रंथों में अवगाहन कर उसमें अपने व्यक्तित्वगत अनुभवों का पुट दिया गया।